हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मिनेश जाधव है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई, जो कि हम पहले से सीरीज चला रहे हैं। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। उसमें हमने पढ़ा था, पहले वीडियो में पढ़ा था कोशिका क्या है, फिर दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत, और आज तीसरा वीडियो है। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा जो चैप्टर है, वो अध्याय है, वो पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन। जब पढ़ेंगे तो कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे, जैसे पहले से पढ़ रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। अगर आप कभी प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिका है, उसे सूक्ष्मदर्शी में देखे होंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसमें जो कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी वो चीज़ होती है जिसे अपन मतलब कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उसको बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। वही वाला सूक्ष्मदर्शी होता है। कभी ना कभी आप लोग भी देखे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि उनकी संरचना का स्मरण करें। किसकी, प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल की जो कोशिका अगर देखी होगी ना देखी होगी, तो उसका उन्होंने कहा है कि मतलब उनका स्मरण करें। प्याज की फिर आगे है, प्याज की कोशिकाओं को एक प्रारूपी पादप कोशिका है। मतलब क्या है, जो प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी क्या है, पादप कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर क्या मिलता है, पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति, और इसके ठीक नीचे क्या मिलती है, कोशिका झिल्ली। मतलब ऊपर मिलती है कोशिका भित्ति, उसके नीचे मिलती है कोशिका झिल्ली। याद रखना, वो काय में है, तो पादप कोशिका में। फिर है आगे दिया हुआ है, मनुष्य की काल की कोशिकाओं के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई, एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। वो क्या है, सिर्फ एक है उसकी बाहरी संरचना पर। किसकी, तो मनुष्य की गाल की कोशिका पर। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। मतलब जो बीच में कोशिका होती है, उसके बीच में एक मतलब झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। अधिकतर को पता ही होगा। फिर हम आगे देखते हैं कि इस केंद्रक, हाँ मतलब जो अपन देखे उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। फिर इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। मतलब जो गुणसूत्र होता है वो होता है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। मतलब जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक। मतलब ये याद रखना कि जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक, और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब ऐसे याद रख लेना है कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन है, मतलब पुराना है, ओल्ड है, इसे में केंद्रक नहीं मिलता है इसलिए। और जिसमें यूकेरियोटिक यानी अभी है, मॉडर्न है, उसमें क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। फिर आगे देखते हैं, दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव, मतलब अर्ध तरल मतलब पूरा पूरा लिक्विड नहीं होगा, आधा तरल होगा, ठीक है, मतलब जेली साइड का, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर आगे दिया हुआ है, दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य का एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो कहाँ पे होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। आगे दिया हुआ है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है, जिसे जो क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। काय में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे दिया हुआ इसमें अंतःपैधव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुणसूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सुषमका या माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र और या लयन का लाइसोसोम व राजधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाएं का अभाव होता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में मिलता है। मतलब ऐसा भी लिखना चाहता है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें केंद्रक नहीं मिलता है, यूकेरियोटिक में केंद्रक मिलता है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलता है, इसमें मिलता है। मतलब कि अंदर जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है माइक्रोबॉडी है, गोल्जी काय है, फिर लाइसोसोम है, फिर राजधानी, ये सब काय में मिलते हैं, यूकेरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं। हम अभी इसके आगे देखते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हो
फिर इसमें आप देख सकते हो कि जो अगला पैराग्राफ क्या दिया हुआ है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। मतलब जो राइबोसोम है वो यूकेरियोटिक में भी मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी मिलते हैं, याद रखना। फिर एक कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंग को हरित लवक पौधों में और सूत्रकणिका व खुरदुरे अंतःपर्दजालिका में भी मिलते हैं। मतलब राइबोसोम जो है वो सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलते, कहाँ पे मिलते तो वो क्या है, हरित लवक में भी मिलते जो कि पौधे में पाया जाता है, और सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और खुरदुरे अंतःपर्दजालिका यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी मिलता है। मतलब याद रखना कि सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही नहीं मिलता और दूसरी कोशिका अंग में भी मिलता है। फिर आगे देखते हैं, जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाई केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। मतलब जंतु कोशिका है उसमें तारककाई मिलता है, ठीक है। मतलब झिल्ली रहित होता है उसमें, उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, काय में सहायता करता है तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। मतलब जो कोशिका विभाजन होती है उसमें। अब आप देख सकते हो कि अगला पैराग्राफ है, कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। मतलब उनका माप होता है, आकार होते हैं और कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, काफ़ी भिन्न, मतलब अलग अलग होती है। जैसे चित्र में दिया हुआ 8.1, इसमें आप चित्र बाद में देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। याद रखना 0.3 यानी 0.3 माइक्रोमीटर की लंबाई की होती है, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, ये भी याद रखना। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है, याद रखना। शुतुरमुर्ग का अंडा नहीं है, शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। फिर बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर है, ये भी याद रखना। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है, ये बिंबाकार होती है, बहुभुजी, स्तंभी, घनाकार, धागे की तरह असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। मतलब जो उनके कार्य होते हैं, कोशिका का रूप मतलब कैसे होते हैं, स्तंभी, घना, धागे का, बहुभुजी, बिंबाकार, असमान आकृति, किसी भी प्रकार के, मतलब उनके कार्य अलग अलग होंगे तो अलग अलग तरीके की होगी। अब हम ये चित्र वगैरह देख लेते हैं कि इसमें 8.1 जो है उसको देखते हैं। ये दिया हुआ है इसमें चित्र, ये जो है 8.1 क्या दिया हुआ, विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र प्रदर्शन कीजिए। इसमें ऊपर सबसे ऊपर देख लिया लाल रुधिर कणिकाएं। मतलब लाल रक्त कणिकाएं क्या है, गोल और द्विअवतलीय होती है। फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं अमीबा आकृति होती है। स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं लंबी व सक्रिय होती है। फिर जो तंत्रिका कोशिका होती है शाखित और लंबी होती है। फिर एक वाहिनी दीर्घीकृत होती है ये वाली। फिर मध्यत्व की कोशिकाएं गोल होती है, ये याद रख लेना। फिर हमारा टॉपिक हो चुका है, जो कि पहले हम कोशिका का समग्र अवलोकन देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब ध्यान से देखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, पहले हमारे बारे में ये बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर बताया गया था। अब स्पेशल टॉपिक है इसका कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, उसकी डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब है अब दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। मतलब क्या होता है, प्राचीन मतलब पुरानी कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कौन कौन आता है, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव, जिसे पीपीएलओ मिलते, पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका है उससे बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजन करती है। याद रखना, छोटी कोशिका है लेकिन विभाजन जो है वो बहुत तेज़ी से करेगी। जैसे कि इसमें चित्र में दिया हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं चित्र में दिया हुआ 8.2 यही रहा। इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या है। इसमें देखो, सबसे पहले प्रारूपिक सिम केंद्रीय कोशिका है 10 से 20 माइक्रोमीटर। मतलब ये कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन इसके बदले प्रारूपी जीवाणु है 1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएल जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर। विषाणु है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो व सर्पिल, स्पाइरल। ये होते हैं 4 प्रकार के जीवाणु के जो 4 मूल आकार होते हैं वो याद रख लेना। कौन कौन से, दंडाकार, बेसिलस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो व सर्पिल, स्पाइरल होता है।
ठीक है। अब हम इसका आगे का देखते हैं। फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूल संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। मतलब क्या होता है, मूलभूत संगठन व आकार एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। अगर कोशिका भित्ति है तो ही प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाएगी, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा का छोड़कर। याद रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहले ही बता दिया कि इसमें जो होता है साइटोप्लाज्मा तो होता है तरल मैट्रिक्स के रूप में, लेकिन केंद्रक नहीं होता है, ये बता दिया है। अब आगे देखते हैं। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न मतलब उसके ऊपर कुछ भी, जैसे कि उसमें केंद्रक होता है, उसके ऊपर झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। नग्न मतलब यही होता है, कई बार मत समझ लेना। फिर बाद में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र कैसे होता है, गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। ठीक है, गोलाकार होता है। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड भी कहते हैं। याद रख लेना क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। बाद में अगला अध्याय आता है, मतलब कोई सा जेनेटिक्स वाला, उसमें हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं में आता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, यदि अवैध आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड, मैं बोला था ना कि 12वीं में पढ़ोगे मतलब उच्च कक्षाओं में, तो कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली क्या में जाती है, यूकेरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते। मतलब जो राइबोसोम है सिर्फ वही है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन दूसरे जो यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक उसमें विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। जो मीजोसोम में विशिष्ट प्रक्रिया, विशिष्ट लक्षण इसे किसी प्रोकैरियोटिक के। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है। मतलब कोशिका झिल्ली वही आपस में मुड़ जाएगी। मतलब ये ऐसा कोशिका है तो यहाँ पे ऐसे ही ये अंतर्वलन हो जाएगी, उसे ही क्या कहेंगे अपन, मीजोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, मीजोसोम। अब हम पढ़ेंगे आगे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे, कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। जो कोशिका के ये जो कोशिका है इसका ये आवरण है, यहाँ पे कुछ केंद्रक मिलेगा, यहाँ पे कुछ कोशिकांग मिलेंगे, या फिर इसमें तो कोशिकांग नहीं मिलेंगे, लेकिन जो कोशिका द्रव्य मिलेगा उसके कोशिका का जो चारों तरफ है वो आवरण पढ़ेंगे। और इसके रूपांतरण मतलब जैसे फोल्ड होता था, क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। आगे देख सकते हो क्या दिया हुआ है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाएं। कौन सी, जीवाणु कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक में मेनली कौन सी आती है, तो जीवाणु कोशिकाएं आती है, यानी उसे क्या आते हैं, बैक्टीरिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। क्या होता है, जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर 3 स्तरीय संरचना बनाती है। कितनी स्तरीय बनाती है, 3 स्तरीय। मतलब एक ये हो गए, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 स्तरीय बनाते हैं। ठीक है। फिर दिया हुआ जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। याद रखना, ये तीनों की तीनों सुरक्षा इकाई है, लेकिन इनके कार्य भिन्न है। जैसे कि ये बना हुआ है कोशिका, मैं बना के बता देता हूँ आपको। ये है हमारे यहाँ पे केंद्रक तो मिलेगा नहीं, चलो ठीक है, यहाँ कोशिका द्रव्य मिल रहा है मान लो। सबसे बाहरी चीज़ है जो क्या है, बोला है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है ये, ग्लाइकोकैलिक्स। याद रख लेना, ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। और ये दूसरी कोशिका है वो क्या है, अपनी कोशिका भित्ति है। और ये तीसरी है वो क्या है, जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ये तीनों मिलकर काय का काम करती है, तो क्या क्या करती है, तो
ये करती है सुरक्षा इकाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुरक्षा इकाई बनाते हैं। याद रखना, सुरक्षा इकाई बनाते हैं। फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। फिर जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न प्रकार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब इनके जो जीवाणु के उनके आवरण है कोशिका का, उसमें विभिन्नता आती है। ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि जो होती है उससे करते हैं जांच। उसके अनुसार 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया यानी बांटा गया है। जैसे कि जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम ऋणात्मक। ये याद रख लेना, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक। इसमें एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें आता है ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक में अंतर बताइए, अगर आप कोई सी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न होती है। मतलब उसकी रचना और मोटाई जो होती है वो क्या होती है? भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है, उस जिसे औपंक परत कहते हैं। जो ढीली होती है उसे क्या कहते हैं? औपंक परत। वह दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, उसे संपुटिका कहते हैं। ये बहुत याद रख लेना, ठीक है। क्या बताया? संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। ढीली है तो क्या कहलाएगी? औपंक परत। अगर कठोर और मोटी हुई तो संपुटिका या फिर कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब आगे दिया हुआ कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करते हैं। अब कोशिका का आकार कैसा होता है वो कौन निर्धारित करेगा? तो कोशिका भित्ति। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है। कौन? तो कोशिका भित्ति, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण में वातावरण में से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। कौन सी? जीव द्रव्य झिल्ली का, या फिर कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं उसे। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। मतलब जो यूकेरियोटिक में वैसी की वैसी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में इसमें फैलाव से बनती है उसे मीजोसोम कहते हैं। पहले भी बताया था, ये कोशिका हो जाती है उसमें एक ऐसी बन जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम, है ना। फिर है यह फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है। जैसे उसका फैलाव क्या होता है? पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है। यह शोषण, स्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम्स मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करती है। कुछ प्रोकैरियोट जैसे नीलहरित शैवाल के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णक के लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के लवक मतलब वर्णक पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान व अचलायमान होती है। कोई जीवाणु कोशिका जो चल भी लेगी और कोई नहीं चल पाएगी, उसे अचलायमान कहते हैं। यदि वह चलायमान है, चाहे चलायमान है, तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना, मतलब कोशिका भित्ति जैसी, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कोशिका कहते हैं। जीवाणुओं में कोशिका की संख्या व विन्यास क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कोशिका भी का फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। तंतु, अंकुश, आधारीय शरीर। तंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। मतलब ये हो जाती है, वो जीवाणु की गति में कौन सहायक करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करती है कशेरुकिका। लेकिन इसमें रोम और झालर जो है वो गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलाकार संरचनाएं होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। क्या की बनी होती है? विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवृत्ति होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाले चट्टानों पर पोषक तत्वों से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि ये जो है वो गति में सहायक नहीं होते, कौन? रोम और झालर, लेकिन वो चट्टान है पोषक तत्व होते हैं उनमें चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
फिर हम आगे पढ़ते हैं, क्या है अगला टॉपिक है राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। जो राइबोसोम है और उसमें अंतर्विष्ट पिंड है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और दो उप इकाइयों 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। प्रोकैरियोट में 70S पाया जाता है, उसमें दो उप इकाइयाँ होती है, कौन सी 50S और 30S, ये भी याद रख लेना। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। राइबोसोम के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहु राइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अगला है राइबोसोम हो चुका है, अब क्या है प्रोटीन निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम करता है, नहीं कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है। अब है अंतर्विष्ट पिंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ, जो प्रोकैरियोटिक इसमें बचे हुए पदार्थ होते हैं, जो बचे हुए मतलब एक्स्ट्रा है पदार्थ, कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। यह झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, याद रख लेना, झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, मतलब स्वतंत्र है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। उदाहरणार्थ फास्फेट कणिकाएँ है, साइनोफाइसिन कणिकाएँ हैं, ग्लाइकोजन कणिकाएँ है, गैस राजधानी नीलहरी शैवाल, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, तो गैस राजधानी में मिलता है ये, फिर बाद में नीलहरी शैवाल है, नीलहरित है, फिर बाद में बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। फिर आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे ये कुछ डायग्राम है, उसका टॉपिक कौन सा है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, सचिन की यूकैरियोटिक कोशिका है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी तक का यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ NCERT लाइन बाय लाइन कुछ चल रहा है। और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ जल्दी ही, क्योंकि हो सकता है बोर्ड की तैयारी करें और नीट की तैयारी करें, आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।